कोई बात नहीं, ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो, अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार योगी सरकार का आकार लेने जा रहा है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुखातिब हूं, उस समय लखनऊ के राजभवन में आरंभ होने जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार। भाजपा के घटक सहयोगी दलों को, घटक दलों को इतनी ज्यादा बेसब्री से प्रतीक्षा थी इस विस्तार की, खासतौर पर ओम प्रकाश राजभर जी को। उन्होंने ऐलान कर दिया था होली नहीं मनाएंगे। दुख के अनंत महासागर में वो डूब रहे थे, उतरा रहे थे। प्रतीक्षा दारा सिंह चौहान की भी लंबी रही। घोसी उपचुनाव हारने के बाद दारा सिंह चौहान को भी प्रतीक्षा सूची में रहना पड़ा। ये वो प्रतीक्षा सूची से बाहर आए। लोकसभा चुनाव देहरी तक आया तो लखनऊ में मंत्रिमंडल विस्तार का दरवाजा भी खुल गया। माना जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव नहीं होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी अभी राजभर साहब और दारा सिंह चौहान इन दोनों के प्रतीक्षा काल को थोड़ा और एक्सटेंड करती, थोड़ा और इम्तिहान दो और परखेंगे फिर मंत्री बनाएंगे। लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, लक्ष्य भी बड़ा है, तो कोई रूठे नहीं, कोई छूटे नहीं। न जात छूटे, न धर्म छूटे, न इलाका छूटे, न दिशा छूटे, सब संतुष्ट हो, सब साथ हो, ऐसी कोशिश में भाजपा लगी है। और उसी कोशिश का एक बड़ा परिणाम है ये मंत्रिमंडल विस्तार। राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ आया लोकसभा चुनाव के लिए, तो उसके और भाजपा के बीच में जो कुछ तय हुआ था उसमें एक बात यह भी थी कि योगी सरकार में भी आरएलडी को हिस्सेदारी मिलेगी, इसलिए भी मंत्रिमंडल विस्तार होना था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से साहिबाबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील शर्मा सबसे ज्यादा वोटों से जीते, रिकॉर्ड बनाया भारत में। उम्मीद की जा रही थी कि दोबारा योगी सरकार वापस आई जीतकर, तो उम्मीद थी कि सुनील शर्मा को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। पर इस अवसर पर उनकी भी वो प्रतीक्षा पूरी होने जा रही है, ये भी तय हो गया। अब मसला ये कि विस्तार तो हो गया, कुछ क्षणों में पूरा हो जाएगा। इस विस्तार से उत्तर प्रदेश का लोकसभा का 80 सीटों का चुनाव कैसे और कहां तक सधेगा। एक विपक्षी दल इस विस्तार से क्या अनुभव कर रहे हैं, उनके लिए चुनौती बढ़ रही है। पूर्व पश्चिम साधने की जो कोशिश की है भाजपा ने इस विस्तार के जरिए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उनके लिए क्या स्थिति है। कांग्रेस का तो खैर वैसे भी स्थिति गड़बड़ी है। आज बनारस से पंडित जी सांसद रहे, उनके राजेश मिश्रा, वो छोड़ के भाजपा में आ गए। बताइए, बनारस का ये हाल है। तो बड़ा प्रश्न ये कि भारतीय जनता पार्टी इस कवायद से जो लक्ष्य साधना चाहती है लोकसभा चुनाव में, क्या वह लक्ष्य वह साध पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं।
एक लोकसभा की बात फाइनल हो गई है, एक एमएलसी की भी बात फाइनल हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जहां लोकसभा के टिकट वापस किए जा रहे हैं, जहां भाजपा के पूर्व मंत्री वो संन्यास ले रहे हो, कहीं सीडी कांड आ रहा हो, इस बीच में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। तो आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को वो मुहूर्त बन ही गया जिसकी इंतहा हो गई थी, यानी योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर मुहर लग गई। सहयोगी दलों के मन की मुराद भी पूरी हो गई। योगी सरकार में कुल मिलाकर 4 नए मंत्रियों की एंट्री हो गई। एक लोकसभा की बात फाइनल हो गई है, एक एमएलसी की भी बात फाइनल हो गई है, कुछ आयोग की भी बात फाइनल है। हाँ, कई चीज़ें हम जैसे कि आप लोगों की दूरदृष्टि होती है, तो हमने भी सोचा है कि यूपी के निचला सदन और ऊपरी सदन बीच की कुछ चीजें, हाँ, बीच के कुछ सदन पूरा रोड मैप तैयार है, तैयार करके वहाँ से फाइनल करा के तब आए हैं। चर्चा और चुकल्लस के बीच सीएम योगी ने सुबह सभी चेहरों को चाय के लिए बुलाया था। सुभाषपा मुखिया राजभर जहां महीनों से इस मुहूर्त के इंतजार में थे, वहीं बीजेपी से गठबंधन के बाद राष्ट्रीय लोक दल की निगाहें भी राजभवन पर जमी थी। इस मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी से दारा सिंह चौहान, साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा को जगह दी गई, तो वहीं सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के अलावा राष्ट्रीय लोक दल के पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार भी योगी सरकार का हिस्सा होंगे। कल आदरणीय जयंत चौधरी जी का फ़ोन आया था, मैं क्षेत्र में था कि अनिल कहाँ हो। मैंने कहा सर क्षेत्र में हूँ। कि ठीक है, आप लखनऊ की तरफ चलिए, आपको जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो मेरे लिए बड़ी बात थी, बड़ा भावुक। लोकसभा चुनाव के रण से ठीक पहले अपने इस मंत्रिमंडल विस्तार में तमाम क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का भी बखूबी ध्यान रखा है बीजेपी ने। जातीय समीकरण को देखें तो ओपी राजभर के जरिए जहां पूर्वांचल में राजभर साधे जाएंगे, वहीं दारा सिंह चौहान के जरिए नौनिया वोटों पर भी निगाहें हैं। पश्चिम में बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे सुनील शर्मा के जरिए जहां खास संदेश देने की कोशिश है, तो वहीं राष्ट्रीय लोक दल के अनिल कुमार भी जाट गुर्जर के साथ साथ जाटव दलित वोटों तक दस्तक देंगे। बीजेपी के इस प्रयोग को विपक्ष अपने तरीके से परिभाषित कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जहां लोकसभा के टिकट वापस किए जा रहे हैं, जहां भाजपा के पूर्व मंत्री वो संन्यास ले रहे हो, कहीं सीडी कांड आ रहा हो, इस बीच में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। उस मंत्रिमंडल का विस्तार में जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायकों को जगह नहीं मिल रही है, जगह मिल रही है तो आरएलडी को मिल रही है, सुभाषपा को मिल रही है, अपना दल को मिल रही है। कमजोर होती भाजपा की ये निशानी है कि भारतीय जनता पार्टी को टूटी हुई बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जनता बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर पे सवाल पूछ रही है। बहरहाल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए पूरब से लेकर पश्चिम तक बीजेपी ने जहां सभी सहयोगियों को साधने की कोशिश की है, वहीं सियासी रण में विपक्ष के समीकरण बिगाड़ने की भी बिसात सजाई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार से शुरू हो गया बीजेपी का चुनावी अभियान? चुनावी अभियान शुरू हो गया और मंत्रियों को भी अगर अपने इलाके में होर्डिंग लगवाने हैं, स्वागत करवाना है, लड्डू खिलाने और बंटवाने हैं, तो ये सब काम हफ्ते भर में निपटा लेना होगा, क्योंकि उसके बाद लग जाएगी आचार संहिता। फिर ना होर्डिंग लगेगा, ना पोस्टर लगेगा, ना फूल माला की व्यवस्था हो पाएगी मंत्रियों के लिए। इसलिए समय मंत्रियों के लिए भी सीमित है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। प्रशांत पटेल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। तारिक खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तारिक खान साहब का स्वागत है। नवेश शिकोह, राजनीतिक विश्लेषक, नवेश जी का स्वागत है। रविंद्र पटेल जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष युवा रालोद। और मजे की बात ये देखो कि ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के जितने भी नौजवान थे, आज कोई उपलब्ध नहीं। पता किया क्या? बोले सब राजभवन गए। जैसे 14 वर्ष बाद भगवान आए थे अयोध्या लौट के, उतना उत्साह है इस वक्त सुभापा में। कोई खाली नहीं, सब वहीं राजभवन की ओर। बोले भाई
राजभर जी को देखें शपथ लेते हुए। खैर, नवेश को बहुप्रतीक्षित विस्तार आकार ले रहा है, हो रहा है विस्तार। अब इस विस्तार से क्या सधेगा, क्या बनेगा, कितना सधेगा, कितना बनेगा, नवेश को? बिल्कुल आपने बात सही कही। अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ, रोड पे मुझे नजर आई, कुछ झलकियां दिखाई दी, राजभर का जनाधार नजर आया, उनके बीच के वर्कर्स का उत्साह नजर आया। राजभवन के बाहर भी, नुक्कड़ पे, सड़क पे, रेस्टोरेंट पे, ठेले पर भी पीला गमछा डाले हुए लोग नजर आ रहे हैं। आज मुझे पहली बार महसूस हुआ कि बड़ा जनाधार है, और जिस तरीके से इनका एक ड्रेस कोड है उससे पता चलता है कि रोड पर कौन जा रहा है। तो राजभर के ये वर्कर्स हैं, मुझे अच्छी खासी बड़ी संख्या में, मुझे लगता है कि लिमिटेशंस होती है राजभवन में, उसमें एक संख्या होती है। कई तो ऐसे वर्कर्स हैं जो सड़क पे घूम रहे हैं, खाली उस उत्साह में चले आए हैं। तो ये बात नजर आने वाली थी, मैंने इसलिए दोहरा दी। और दूसरी बात, जो अहम बात है इस पर आप डिबेट कर रहे हैं, इसका क्या असर होगा? जरूर असर होगा। खासतौर से राजभर जी की बात बार बार दोहराई जा रही, क्योंकि चर्चा भी हम लोग लगातार राजभर जी की कर रहे थे। उनकी बाइट चल रही थी, वो बेसब्री भी बहुत कर रहे थे। वो एक तरीके से कहीं ना कहीं बेकरार भी थे, तारीखें दे रहे थे, धमकी भी दे रहे थे। तो आज उनको खूंटे में बांध लिया गया। खूंटे में, देखिए, खूंटे में बांधने के बाद में एक सुरक्षा हो जाती है, और कहीं ना कहीं कोई किसी के भटकने का डर नहीं होता है, किसी खतरे का नहीं होता है। इस तरीके से राजभर जी अब कहीं नहीं जाएंगे, ये तय हो गया। उनको सत्ता मिल गई, उनकी शर्तें पूरी हो गई, उनको कुछ आयोग वगैरह में भी किसी को जगह मिल जाएगी, लोकसभा की भी बात हो गई, विधान परिषद की भी बात हो गई। तो एक जो खतरा था सबसे बड़ा, कि थोड़ी तू मैं होती है, भारतीय जनता पार्टी को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, सूट नहीं, किसी भी पार्टी को नहीं अच्छी लगती है। लेकिन भाजपा इस अनुशासन में रहना चाहती है कि उसका कोई घटक दल या उसका कोई वर्कर या उसका कोई पदाधिकारी, और वो बात अलग है, कभी सीडी कांड चल जाए और कुछ भी हो जाए, वो तो एक्सीडेंटल मामला होता है। लेकिन इस तरह की चर्चाएं अब थम जाएंगी, और राजभर काम करेंगे, अपने ग्राउंड पे काम करेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि पूर्वांचल में उनका जनाधार है। समाजवादी पार्टी के साथ वो लड़े थे, तो वहां पर जहां मोदी और योगी का गढ़ है, जहां पहाड़ है जनाधार का, वहां भी राजभर ने समाजवादी पार्टी गठबंधन को सीटें दिला दी थी। इसलिए उपयोगी है, जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और अब उनको लगा दिया जाएगा। जितने अन्य लोग भी हैं अपने अपने क्षेत्र और जाति के हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का ये एक अहम और जरूरी फैसला था जो उसने कर दिखाया। मैं तारिक खान के पास चलूं, उससे पहले 2-3 बातें कहूंगा, फिर तारिक खान साहब के बाद प्रशांत पटेल जी के पास आऊंगा। राजभर को जयंत चौधरी से सीखना चाहिए, बाकी सब ठीक है। ये बदली हुई भाजपा है, वाणी संयम नहीं रखेंगे तो फिर बाद में पछताएंगे, कहेंगे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नवेश को लिख लो मेरी बात, वाणी संयम तो रखना ही होगा। जयंत चौधरी सबसे खामोश रहे, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा पा गए बिना हल्ला गुल्ला के। अभी एमएलसी किसी को नहीं मिला। जयंत चौधरी का एमएलसी कैंडिडेट अनाउंस हो गया, भाई 2 लोकसभा हो गई, मंत्री हो गया, उन्होंने तो कहीं बाइट नहीं दी। ये मुझे लगता है देखना होगा। और तारिक खान साहब, आपसे सवाल ये स्वाभाविक है, ये लोकसभा चुनाव देहरी पर है, और ये मंत्रिमंडल विस्तार उसी के लिए हो रहा है कि कील कांटा और ज्यादा दुरुस्त रहे, पश्चिम में भी दुरुस्त रहे और पूरब में भी दुरुस्त रहे। इसीलिए राजभर हैं, इसीलिए दारा सिंह हैं, और इसीलिए जयंत चौधरी का पार्टिसिपेशन है सरकार में। विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन कैसे देख रहा है इस डेवलपमेंट को? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही भाई। मैं कह रहा हूं, क्या मंत्री बनाना ही एक पैमाना है वहां पर जनाधार बढ़ाने का? तब तो भारतीय जनता पार्टी को और मंत्री बनानी चाहिए, मगर लिमिट है, लिमिट से आगे कहां जा सकते हैं। राजभर साहब ने कह दिया अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, आपने सुना होगा या शायद नहीं सुना होगा। तो राजभर साहब अब मुख्यमंत्री बने तो कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटेगा भी। उत्तर प्रदेश का बंटवारा भी कहा करवाएंगे, और उसके बाद जो पूर्वांचल का हिस्सा है जहां से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, मतलब जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, वो डिसाइड करेंगे कि उनको 4 भागों में या 3 भागों में, जो मायावती ने बांटा था उत्तर प्रदेश को, जिसका प्रपोजल केंद्र को भेजा था, उसमें बांटकर किस हिस्से का देंगे योगी साहब को,
ये भी बता देते तो अच्छा रहता है, उमराव साहब भी जान जाते कि जब पूर्वांचल के मुख्यमंत्री, और उन्होंने ये भी कहा, अभी आपने बयानों की बात कर रहे थे ना कि संयम रखना चाहिए, उन्होंने कहा तब किसी से कुछ पूछना उछना ना पड़िए भैया, क्योंकि हम तो मुख्यमंत्री रहेंगे, जो मर्जी आए वो कर। तो भाई ये सब बातों पे भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या उत्तर प्रदेश का बंटवारा होने जा रहा है? क्या पूर्वांचल, अवध और वेस्टर्न यूपी 4 भागों में बंटवारा होने जा रहा है? क्या एक मंत्री ऐसा कह रहा है तो मैं 10% का वेटेज तो दूंगा ही। वैसे राजभर साहब की बात का ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए, लेकिन जब अब मंत्री बन गए हैं, वैसे मैं खुश हूं कि मंत्री नहीं, अभी 2 मिनट बाकी है बनने में। हाँ नहीं, मैं खुश हूं कि मंत्री बना दिया है। बहुत रो रहे थे बेचारे, उनको मंत्री बना जी। एमएलसी की सीट अभी दी नहीं है, अब उनका क्लेम है कि दे दिया है, अब मिल जाए वो अलग की बात है। अब इन सब का चुनाव में क्या परिणाम होता है? चुनाव तो हम लोग घोषित देख ही नहीं है, और आने वाले चुनाव, देखिए एक बात समझ लीजिए अग्निहोत्री साहब की वोट का कोई ठेकेदार नहीं बचा, और ओपी राजभर जैसे लोग अपने आप को बताते हैं कि मैं ठेकेदार हूं, वही इनकी, मेरे हिसाब से इनकी जो विश्वसनीयता है वो शून्य। इन्होंने कहा कि मैं इतने वोटों का ठेकेदार हूं, जेब में रखे हूं, अभी निकाल के दे दूंगा। घोसी में कहीं जेब में रखे सीट, जेब फट गई, सीट समाजवादी के पास चली। तो ये जो ठेकेदार तरीके के लोग हैं जी, ठीक है तारिक खान, अभी रुकना होगा। ठीक है तारिक भाई अभी रुकना होगा। ठीक है, प्रशांत पटेल के पास चलूंगा, लेकिन मैं एक सलाह समाजवादी पार्टी को भी दूंगा, घोसी से आगे बढ़िए। आपकी सुई घोसी में अटक गई, घोसी से आगे बढ़िए। घोसी प्रामाणिक उदाहरण नहीं है लोकसभा के चुनाव का मित्र, आगे बढ़िए, नहीं तो अभी मई के दूसरे हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। मैं सपा के बड़े से बड़े नेता और छोटे छोटे जो बाल कार्यकर्ता हैं उन तक को देखता हूं एक ही बात बोलते कि घोसी, पूरा उत्तर प्रदेश घोसी है क्या दोस्त? नहीं ना। एक बाई इलेक्शन था, वहां की स्थिति थी, वहां की परिस्थिति थी। दारा सिंह से लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन दारा सिंह योगी हो जाएंगे या मोदी हो जाएंगे तो संभव नहीं ना। आपको मोदी से लड़ना है, आपको योगी से लड़ना है। अखिलेश यादव को दारा सिंह से लड़ने से तो उनको कुछ हासिल होगा नहीं। मान लीजिए फिर दारा सिंह को आप हरा भी ले तो उससे अखिलेश यादव का तो कुछ भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि घोसी से आगे बढ़ो। घोसी आपका निर्णायक बिंदु नहीं हो सकता, डिसाइसिव पॉइंट नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। वो एक अच्छा बूस्टर था आपके लिए, मिला, अच्छी बात है, वो भी बड़ी बात थी, लेकिन वो निर्णायक नहीं, इसलिए वहां अटकिए नहीं। प्रशांत पटेल जी, वही सवाल पहले आपसे, मेरी मान्यता है कि लोकसभा चुनाव नहीं होता देहरी पर तो राजभर और दारा सिंह दोनों को बीजेपी लीडरशिप अभी वेटिंग पीरियड में रखती लंबे समय तक, क्योंकि घोसी का परिणाम भाजपा के लिए भी विचित्र था और झटका देने वाला था। ठीक, उसी का कारण था कि दारा सिंह और राजभर दोनों सख्ती के साथ, जैसे अधिकारी ने वेटिंग में डाल दिए जाते हैं, पोस्टिंग से हटाया, बोले इनको वेटिंग में डालो, प्रतीक्षारत। अगर चुनाव नहीं आ गया होता तो मेरी समझ और जानकारी कहती है ये अभी अनंत काल तक प्रतीक्षा में रहते दोनों। लेकिन कई बार चुनाव आता है तो आपका राजयोग लेके आता है, हो गया। लेकिन एक जो नया फंडा है वो जयंत चौधरी की पार्टी का है। पश्चिम से आरएलडी आपके साथ जुड़ रही है, सरकार में भागीदारी हो रही है। लोकसभा में आपने उनको 2 सीटें दी हैं, विधान परिषद की 1 सीट दी है। इस सब कवायद से आपका जो 80 सीटों का जो रण है उसमें आप क्या देखते हैं, कितनी मदद मिलेगी, कितनी पॉजिटिविटी और बढ़ेगी, कितनी ताकत बढ़ेगी? प्रशांत जी। जी अमिताभ जी नमस्कार। देखिए, आप जानते हैं अच्छे से कि किसी को मंत्री बनाना या मंत्री पद से हटाना, मंत्रिमंडल विस्तार करना, वो मुख्यमंत्री का एक विशेषाधिकार होता है। मुख्यमंत्री कब किसको मंत्री बनाते हैं, कब किसको हटाते हैं, उन पर निर्भर करता है। अब चूंकि मुख्यमंत्री जी को लगा कि कुछ सीटें वहां पे मंत्रिमंडल में खाली थी, जगह थी, गुंजाइश थी कि 4-5 लोग और शामिल किए जा सकते थे, उस आधार पर उन्होंने निर्धारित किया। और अभी हमारी जयंत जी से भी गठबंधन हुआ, उसके पहले राजभर जी आए थे कुछ महीनों पहले, जयंत जी भी रिसेंटली 10-5 दिन पहले बात हुई है, फिर उसके बाद परसों घोषणा भी हुई है।
तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिले था कि अब ये था कि एक ही बार में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, जिनको भी जी। शामिल होना बार बार करने की अपेक्षा एक ही बार हो जाए, और इसके बाद चूंकि एक सप्ताह बाद संभवतः लोकसभा की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो एक केवल एक नारा नहीं है, उसका मतलब है कि हम समाज के सभी वर्गों को, चाहे जातियां हों, चाहे सभी वर्ग हों, चाहे सभी क्षेत्र हों, उनको हम सहभागी कर सकें। चाहे हम 14, 17, 22 और 19 चारों चुनाव में, उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी हम पूर्ण बहुमत से अपने दम पर सत्ता में थे, लेकिन उसके बावजूद हमने सभी सहयोगी दलों को 14 में भी हमने मंत्री बनाया, 19 में केंद्र में भी बनाया, चाहे शिवसेना हो, चाहे बादल साहब की, सुखबीर जी की वाइफ हो, या अन्य जो दल हों। चाहते तो हम नहीं बनाते, हमारी सरकार सुचारू रूप से तब भी 5 साल चली थी, अभी चल जाती। उत्तर प्रदेश में भी हमारी 17 से 22 तक चली, 22 से 27 तक भी चल जाएगी। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जो समाज के पिछड़े तबके हैं, जो छूटे हुए हैं, जिनकी सहभागिता आज तक सत्ता में नहीं हो पाई है, उनको भी हम प्रतिभागी बना सके, ये हमारा उद्देश्य रहता है। और 80 की 80 सीटों को नारा तो हमने तब दे दिया था जब जयंत जी नहीं आए थे और राजभर जी से बात चल रही थी, लेकिन उनको शामिल करने का मतलब कि कोई वर्ग छूटे नहीं। हम लोग कोई किसी भेदकारी नीतियां नहीं करते हैं, ना हमने किसी को हमने कभी छोड़ने का प्रयास किया। आज तक जितने भी 14 के बाद से देख लेकर कोई भी दल हमारे गए हैं भाजपा को छोड़कर, तो अपनी इच्छा से गए हैं। ना तो योगी सरकार ने किसी मंत्री को बर्खास्त किया है, ना मोदी जी ने किसी सहयोगी दल को बर्खास्त किया है। जो भी गए अपनी इच्छा से गए, किसी कारणों से गए। अभी काफी लोग वापस आ भी गए हैं, और कुछ लोग जो दल हैं वापस आ भी जाएंगे, अगले 5-7 दिन में घोषणा हो जाएगी। नवेश को कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे प्रशांत जी कह रहे थे कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो अपने विकास की तो लड़ाई ओम प्रकाश जी लड़ रहे थे इतने दिन से। वो कह रहे थे भाई हमारा विकास कब करोगे, मंत्री बने तो कुछ विकास हो, प्रकाश हो, विकास हो। खैर मेरी जानकारी है कि अपना दल ने एक और मंत्री पद मांगा इसी विस्तार में कि भाई हमको एक और दीजिए। उनके विधायक है शफीक अहमद स्वार से, उनका नाम भी भेजा अनुप्रिया पटेल ने। भारतीय जनता पार्टी ने उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया फिलहाल। उसने कहा नहीं, अभी केवल आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर और 2 बीजेपी के। नावेशी को कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? नावेशी को तक बात जा रही है? आजा आजा, लग रहा है कुछ तकनीक दिखे। भाई तारिक खान साहब, आपने कहा कि बोर्ड का कोई ठेकेदार नहीं, ये बात सिद्धांत रूप में ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि बोर्ड के ठेकेदार माने जाते हैं और पूजे जाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, क्या गुड्डू जमाली क्या हैं, उनको ज्वाइन राजेंद्र चौधरी ने नहीं कराया, नरेश उत्तम पटेल ने भी नहीं कराया, रामगोपाल यादव ने भी नहीं कराया, क्या खुद अखिलेश जी ने कराया, बुके दिया और कहा गुड्डू जमाली जी केवल राजमगढ़ पूर्वांचल के नहीं पूरे प्रदेश के बड़े नेता हैं और इनको हम खुद आग्रह करके लाए हैं। क्या मसला सिर्फ वही तो है कि भाई मुस्लिम वोट को आजमगढ़ की सीट पर प्रभावित कर सकते हैं, जो उनने करके दिखा दिया धर्मेंद्र वाले चुनाव में। क्या इससे बात समझ नहीं आती कि नहीं, वोट का खेल तो है दोस्त, चाहे गुड्डू जमाली हो, चाहे राजभर हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो। नहीं, देखिए जब इस तरीके का जो ज्वाइनिंग का सिलसिला स्टार्ट होता है, देखिए कल तमाम लोग वेस्टर्न यूपी के तमाम नेता पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो उसमें गुड्डू जमाली भी है। अब मैं देखिए सिद्धांत उसमें नहीं बाबू, ना 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 ना, बाकी को तो मिलना मुश्किल हो जाता। गुड्डू जमाली किस बड़े ग्रांड गाला के साथ आए हैं, आप ऐसा नहीं कहो कि गुड्डू जमाली ना ना, अभी तो मुश्किल हो जाएगी। अभी अखिलेश जी की नजर में 79 सीटें एक तरफ, आजमगढ़ एक तरफ, इसीलिए उन्होंने कहा गुड्डू जमाली भी एमएलसी होंगे, विधान परिषद जाएंगे और बलराम भी जाएंगे, ताकि वहां का एमवाई दुरुस्त रहे आजमगढ़ का। बाकी देखेंगे बाद में। नहीं देखिए, गुड्डू जमाली को भेजकर जो ये पीडीए पे कहा जा रहा था कि एक खाली लोकसभा, जब राज्यसभा भेजा गया तो कहा ए कहां है, तो जावेद अली खान पहले से सांसद है, तो ये होता कि भाई पीडीए का मतलब ये है कि अल्पसंख्यक
जी बंद हो गया। और अभी आपने कहा कि एक मुसलमान को बनाने के लिए अनुप्रिया पटेल ने भेजा था, उसको नो कर दिया गया। तो ये मसला है, ये रहता है पार्टियों में, सरकारों में। और हम नहीं चाहते कि जिस वर्ग की लड़ाई हम लड़ने की बात कर रहे हैं उनका आरोप हमारे ऊपर लगे, इसलिए उसको एक तरीके से पूर्ति करने के लिए। और गुड्डू जमाली विधायक भी रहे हैं, बड़ी पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन उनकी कंपनी है, बड़े आदमी है, मैं जानता हूं, बड़े अच्छे से बस ठीक बात। हाँ ठीक बात तमाम बार है। मिलते हैं। मैंने वही कहा भैया, कंस्ट्रक्शन वालों को सपा ढूंढ के लाती है, बाद में वो भाजपा में चले जाते हैं। ठीक है, तारिक खान रुक जाओ। कंस्ट्रक्शन वाले संजय सेठ को भी मुलायम सिंह जी ढूंढ के लाए, बाद में भाजपा में चले गए। इन्हें पता नहीं, सारे ठेकेदार मिल जाते सपा को पहले, जो भी कहीं बिल्डिंग बना रहा है सपा टच में आ जाता है। बोला गुड्डू जमाली आजमगढ़, बंबई और दुबई तक बिल्डिंग बना गए। बोला गुड्डू तुम कहां, इधर आओ, गाड़ी में बैठो, क्या वो गुलदस्ता लो और नारा लगाओ गुड्डू जमाली जिंदाबाद। क्या कर रहे हो? ठीक है, तो वो गुड्डू जमाली कर रहे थे, ठीक ही। खैर, नाविश को जब हम आपसे एक सवाल लेके आए थे तो उस वक्त बात आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। स्वार से अनुप्रिया पटेल की पार्टी के विधायक है शफीक अहमद। हाँ, अनुप्रिया चाहती थी कि एक सीट और मिले, हालांकि तारिक खान ने उसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल ट्विस्ट खेलने की कोशिश की कि मुस्लिम कैंडिडेट अनुप्रिया का हटा, नहीं मुस्लिम हिंदू बाद में। उन्होंने कहा आपको सीट, एक सीट अभी और नहीं देंगे। मसला ये है नावेश को, अनुप्रिया पटेल एक सीट और मांग रही थी योगी मंत्रिमंडल में। हेलो भाई नावेद जी, आवाज जा रही है? अरे भाई बार बार। खैर, प्रशांत पटेल जी, क्या स्थानीय क्षत्रप, चाहे वो गुड्डू जमाली हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो जी, इस तरह के जो लोग हैं, इनकी एक चुनाव में अपनी भूमिका होती है और उसी भूमिका का प्रभाव होता है कि जब कोई भी चुनाव आता है तो ये अचानक से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रशांत जी। अमिताभ जी, देखिए, ये मैं कहूँगा लोकतंत्र की खूबसूरती है। और यह सबका अपना अपना विश्लेषण हो सकता है कि किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं, किसी के लिए बुरे हो सकते हैं। अगर भारतीय हमारा संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने, चलाने, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता देता है, तो उसमें सब लोग अपने, कोई भी अगर क्षेत्र है, किसी के पास अपने एक खास वर्ग का या जाति का या क्षेत्र का वोट बैंक है, वहां पर प्रभाव रखते हैं, तो लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, उनका अपने उस क्षेत्र में प्रभाव भी रखते हैं। और एक मैं विशेष बात भी कह दूं कि हम 2022 के चुनाव में हम राजभर जी को चाहते थे कि हमारे साथ रहें। कुछ कारण हुए कि नहीं रह पाए। हम कभी नहीं चाहते थे कि हमसे अलग चुनाव लड़ें, क्योंकि हम उनका महत्व जानते थे। बाकी लोग, अब लोग कह सकते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, जब तक साथ थे उनके साथ बहुत अच्छी बात थी। अब भले उनके बारे में उनका कद हल्का करने का प्रयास करें, लेकिन जब हम 17 के चुनाव में 325 सीटें जीते, तो उसमें विशेष योगदान अब्दल और राजभर जी का भी था। राजभर जी अलग हो गए, कुछ सीटें भी हमारी कम हुई और समाजवादी पार्टी की 47 से 111 सीटें चली गई। तो हमें पता है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनका एक अपना महत्व है। ठीक है, हमारी पार्टी की विचारधारा है, ठीक है, सिद्धांत हैं, लेकिन हमें चलना जनता के आधार पे होगा। जनता जिस आधार पे वोट देगी, हमें उसी आधार पे हमें सहयोगी भी चुनने पड़ेंगे, उसी आधार पे हमें कैंडिडेट भी चुनने पड़ेंगे। कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि जाति के आधार पर टिकट देते हैं, लेकिन प्रश्न तो जनता से भी पूछा जाना चाहिए। अगर जनता जिस आधार पर टिकट दे रही है, जनता अगर किसी नेता को पसंद कर रही है, अगर कुछ जिलों में राजभर जी का प्रभाव है, जनता राजभर जी के नाम पे वोट देती है, भले वो कुछ बोलें, तो उनका तो वहां पर महत्व है ना। लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन है। हम खाली सैद्धांतिक रूप से बड़ी बड़ी बातें करते रहें, अगर जनता वोट ना दे तो उस चीज का क्या मतलब हो जाए, जिस प्रकार समाजवादी पार्टी कहती है। तो मैं जनता की माइंडसेट को हमें समझते हैं, उनकी क्या मानसिकता है। अगर वहां पे किसी क्षेत्रीय दल का किसी का प्रभाव है, तब उसको हमें साथ लेने में हमें कोई कहीं कोई गुरेज नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु, चाहे केरला हो, वहां भी हमने कई छोटे छोटे दलों से, सहयोगियों से गठबंधन किया है। और आगे भी जहां पर लगे कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका इंपॉर्टेंस है, उस चाहे किसी जिले में भी इंपॉर्टेंस है, अगर हमारी एक सीट भी वहां पर निकल सकती है, तो हमें उनसे गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं। हम लोग प्योर पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ ठीक बात है, बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है भाई। राजनीति में चुनाव लड़ने आए हैं तो तारिक खान, आप 22 के असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट का पूर्वांचल में जो आपका ग्राफ रहा,
गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, आप जिले की जिला जीत गए, उसमें आप अब राजभर को क्रेडिट क्यों नहीं देना चाहते? अब आप कहते हो कि नहीं राजभर की क्या हैसियत है, वो तो घोसी में हमने उनको पटक दिया, 22 में जो कुछ हमारी सीटें आई वो हमारे पराक्रम से आई। नहीं, राजभर एक चुनाव जी, मैं राजनीति को बड़ी प्रैक्टिकली देखता हूं, मैं पार्टी मतलब बहुत ज्यादा ऐसे नहीं देखता, मेरा सोचने का तरीका ही अलग है। जी, राजभर एक चुनाव अकेले लड़ ले, मेरी बैसाखी ना लेना बीजेपी की बैसाखी में, ठीक, अकेले लड़ ले, हैसियत पता चल जाएगी राजनीति, उसके बाद सलाम कर लूंगा यहीं पर कि हैं। देखिए, खुद के बल पर चुनाव लड़कर अगर एक चुनाव से उनके 7-8 विधायक जीते, एक चुनाव, वो बीजेपी के अगेंस्ट जनता ने वोट दिया है, बीजेपी के लिए वोट नहीं दिया। और आप कह रहे हैं घोसी छोड़ दो, मैं घोसी छोड़ देता हूं, 7-8 दिन ही भाग के गए हैं, इनका टेस्ट करा लीजिए, बाई इलेक्शन करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? मैं तो तारीफ करूंगा प्रसाद मौर्य की, वो सीट, वो पार्टी छोड़े, आपकी सीट वापस करें। जयंत चौधरी नहीं वापस की, उनको भी वापस कर देनी चाहिए। बीजेपी से कहते कि राज्यसभा सीट नड्डा की खाली हो गई है, नड्डा वाली सीट पे जयंत को भेज दे, राज्यसभा सीट छोड़ दे, स्वाभिमान भी तो कुछ है। वैसे राजनीति में कहां का स्वाभिमान, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, तो मैं आदर और सम्मान करूंगा, लेकिन एक टेस्ट दे दे, राजभर अकेले चुनाव लड़कर नहीं, उसके अलावा बगैर उनके और मेरे शून्य है, शून्य। अब किसी के साथ गबड़ कर 2-4 कड़बैया खा ले जाते हैं हर बार, इधर से उधर, बहुत दिन नहीं चलेगा, बहुत दिन नहीं चलेगा। ये नहीं, तारिक खान, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। ये थीसिस, ये थ्योरी, भाई जरा बताना, नावेद जी से अगर आवाज उन तक जा रही हो तो बताइए। आवाज आ रही है? जो बात तारिक खान कह रहे हैं वो बात बहुत प्रामाणिक इसलिए नहीं, राजनीति के धरातल पर उत्तर प्रदेश से लगा है बिहार। रामविलास पासवान कहा करते थे, चिराग पासवान के पिताजी, कि हम, नावेद जी को, कि हम जामन है, दही जमाना है तो कूड़ा भर दही जमाना है अगर इतना, लेकिन 1 ही चम्मच दही पड़ेगा उसमें, दूध में, लेकिन उसके बिना जमेगा नहीं। क्या 1 रात नहीं 3 रात रखे रहो। कई लोग ऐसे हैं, उपेंद्र कुशवाहा वहां एक फैक्टर है, जैसा फैक्टर उत्तर प्रदेश में मैं राजभर को मानता हूं। नावेद जी को ये तर्क नहीं चल सकता कि ना हो सकता एलजेपी अकेले लड़ी रामविलास की पार्टी तो नहीं जीतेगी, लेकिन जिसके साथ अलाइन हो जाएगी उसको वोट जितवा देगी, काफी सीटें जितवा देगी और खुद भी 5-6 सीट जीत लेती है। नावेद जी को जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, और यही समीकरण चल भी रहा है देश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और इसीलिए ये गठबंधनों का दौर चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सबसे मजबूत पार्टी है, अकेले बूते पर वो सरकार चला रही है, गठबंधन होने के बाद भी उसकी मेजोरिटी है खाली भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए छोटे छोटे जातियों के अलग अलग दल जो है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं और उसके साथ में सत्ता में रहना चाहते हैं। अनुप्रिया पटेल जी का आपने जिक्र किया, उनका अपना एक जो भी दल है वो एक जाति पर आधारित है, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, उनका जनाधार है, और उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है, जिसमें इस तरह की डिस्प्यूट या इस तरह की कोई बातें कम आती है, ना के बराबर आती हैं। लेकिन अनुप्रिया जी कहीं ना कहीं निगोशिएशन करती रहती हैं, हाईकमान से मिलती रहती हैं, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हैं कि उनको उनका हक मिलता रहे, उनका जितना उनको वोट मिलता है उससे ज्यादा सीटें भी मिलते रहे या उसके बराबर मिलते रहे। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, उनकी मुलाकात हुई हाईकमान से और उन्होंने कुछ थोड़ी सी अपनी रिक्वायरमेंट बताई है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मान जाए। भारतीय जनता पार्टी जहां तक इस बात का सवाल है कि वो अपने घटक दलों की उतनी ही बातें मानती है जितनी जायज होती हैं। ऊपर राजभर जी का मामला अभी आपने देखा कितने दिनों से चल रहा था, ये कहा जा रहा था कि राजभर जो है वो केंद्र से, दिल्ली से तय कर लेते हैं और यहाँ योगी जी उनको इतना नहीं पसंद करते हैं या योगी जी को ये अच्छा नहीं लगता है अनुशासनहीनता, तो बीच का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया, ना उत्तर प्रदेश की और ना दिल्ली की। उन्होंने कहा कि ठीक है मंत्री बनाया भी जाएगा, लेकिन तुम्हारे
जल्दबाजी में नहीं बनाया जाएगा, तुम्हारे कहने से नहीं बनाया जाएगा। हम अपने हिसाब से तुम्हें मंत्री बनाएंगे। मना भी दिया गया, केंद्र की भी बात हो गई और योगी जी ने जो आदेश किया था कि हम अपने हिसाब से बनाएंगे, उन्होंने अपने हिसाब से बना डाला जब आचार संहिता लगने वाली है। जी, रविंद्र पटेल भी जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा राष्ट्रीय लोकदल के। रविंद्र पटेल जी का स्वागत है। एक बात मैं नावेद शुक्ल की बात पर कह के फिर रविंद्र पटेल के पास चलूंगा। मेरी अपनी समझ ये कहती है, होगा क्या भाजपा के अंदर क्या होगा वो प्रशांत पटेल ज्यादा जाने। मैं तो आउटसाइडर जर्नलिस्ट के नाते जो देख पा रहा हूं, ये टोन और टेक्सचर नावेद दोनों राजभर को बदलना होगा। आज बदले, कल बदले, परसों बदले, बदलना होगा। लिख लीजिए मेरी बात कि मैं दिल्ली से तय करा के चला। क्या दिल्ली और लखनऊ का भाजपा में क्या रिश्ता है वो विषय अलग का है, लेकिन राजभर उस पर कमेंट करने के कमेंटेटर की स्थिति में नहीं आ सकते ना। राजभर को जो लंबे समय तक वेटिंग पीरियड में रहना पड़ा, उसके पीछे उनका वाणी संयम न होना भी था कारण, है ना। रविंद्र पटेल तो अभी जुड़े, वाणी संयम से क्या लाभ मिलता है ये रविंद्र पटेल की पार्टी से ज्यादा कौन समझ सकता है। जयंत चौधरी मौन रहे तो सबसे ज्यादा पाए, सबसे जल्दी पाए। 15 दिन में सब खेला हो गया। क्या ना एएनआई को बाइट देनी पड़ी, ना इंटरव्यू देना पड़ा, कहीं ना चिल्लाना पड़ा। राजभर को ये सुधार करना होगा। आज भी वो मैं देख रहे थे, कहीं बाइट दे रहे थे कि मैं दिल्ली से तय करा के चला हूं सब। ये तो चीजें फिर लोकसभा का चुनाव है, इसलिए खैर। रविंद्र पटेल साहब जी सर, नमस्कार। नमस्कार भैया। आप तो चुपचाप होता ना कि कंबल ओढ़ के घी पीना, बाकी रात भर को देखो गला की नसें तन गई, चिल्लाते चिल्लाते बनाओ 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 है, और भाजपा वाले चद्दर ओढ़ के सो रहे थे। आपके चुपचाप 2 सीटें लोकसभा हो गई, उम्मीदवार घोषित हो गए सांगवान और चौहान। एक विधान परिषद मिल गई, विधान परिषद अभी किसी के क्लियर नहीं हुई। आशीष पटेल के लिए भी अभी नहीं हुआ भाई चलो पर्चा भर दो ना। आप वो भी हो गई परसों ही, और मंत्री भी हो गया चुप से। नहीं, क्या इसमें आपका जो शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला एटीट्यूड था, यही लग रहा है ज्यादा काम कर गया? सर वो आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन इसके पीछे दूसरा कारण भी ये है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पे और चौधरी अजीत सिंह जी के संघर्षों पे स्थापित जयंत चौधरी की अगुवाई वाली पार्टी है, जिसका अपना एक क्षेत्र विशेष में विशेष प्रभाव तो है, लेकिन वो संपूर्ण प्रदेश की पार्टी है। मैं मिर्जापुर से हूं, जैसा आप जानते हैं पहले से भी, तो मिर्जापुर पूर्वांचल का हिस्सा है, पश्चिम का हिस्सा नहीं है। और मेरे नाना स्वर्गीय यदुनाथ सिंह जी 4 बार विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो वो भी मिर्जापुर के थे, पश्चिम के नहीं थे। तो राष्ट्रीय लोकदल की तुलना किसी घटक दल से करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है, सभी साथी हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का एक व्यापक जनाधार है और एक अपना असर है। और जो भी गठबंधन में मिलता है, जैसा कि हमारे नेता जयंत चौधरी जी कहते हैं कि हम 80 की 80 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और 80 की 80 सीटों को पूरा करेंगे, 400 पार का संकल्प पूरा करेंगे, तो उस संकल्प के साथ हम प्रतिबद्ध हैं और हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे नेता बहुत संजीदा और शालीन है, इस पे कोई दो राय नहीं है। उनकी आपसी बातचीत, उनकी सरलता, उनका अपना एक बॉडी लैंग्वेज दूसरे अन्य नेताओं की तुलना में सहज और स्वीकार्य है। बाकी सारे लोगों का जो अहंकार है, हमारे पूर्व के घटक जो थे, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा उन्हीं पे है, कि उनके अहंकार ने उनको 22 हराया और उनके अहंकार आने वाले समय में कहाँ उन्हें रसातल मिले जाएंगे वो हम सब मिलकर देखेंगे। लेकिन अभी मैं अखिलेश जी को एक इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब कभी दोबारा दोस्ती होगी जयंत चौधरी से मेरी, तो मैं पूछूंगा कि भाई आप चले क्यों गए थे। रविंद्र पटेल मैं बता दूं सर, मैं बता वो जैन जी से क्या पूछेंगे, वो बच्चा आरएलडी का कार्यकर्ता जानता है कि गर्दन पे हाथ लगा के किसी से दोस्ती नहीं की जाती, दोस्ती की जाती है कंधे पे हाथ रख के और बाजू पकड़ के। वो जिस तरीके से 2022 में 33 में और क्या क्या था, और जिस तरीके से वो गर्दन पे हाथ लगा रहे थे ना, निश्चित तौर पे वो उनका अपना तौर तरीका होगा।
और उनके जो ट्विटर और आईटी सेल के जो लोग जितनी भद्दी बातों का इस्तेमाल किए, कुछ को तो मुझे कहना पड़ा, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मुझे कहना पड़ा कि भाषाई मर्यादा बना के रखनी चाहिए, कभी हम दोस्त फिर से बन सकते हैं, इतनी गुंजाइश होनी चाहिए। और राजनीतिक शिक्षा का इतना अभाव नहीं होना चाहिए कि छन्ने रुष्टा छन्ने तुष्टा नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप चर्चा कर रहे हैं, मेरा इशारा उन पे भी है। राजनीति में गंभीर आचरण करना चाहिए जो हमारे नेता जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। और मैं आशा और ठीक है रविंद्र बाबू, तारिक खान, आरएलडी कह रही है कि गर्दन पर हाथ रख के गठबंधन नहीं चल सकता, कंधे पे हाथ रख के चल सकता है, लेकिन आप गर्दन पकड़ के सोचो कि हम गठबंधन में रह ले, ये संभव नहीं था। गर्दन पकड़ कर किसी को राज्यसभा नहीं भेजा जाता है, राज्यसभा पीछे से हाथ लगाकर भेजा जाता है या हाथ पकड़ कर चला जाता है। और गठबंधन के साथी हाथ पकड़ कर चलते, किसी के कंधे पे हाथ रखना या गर्दन पे हाथ रखना नहीं। सर मैं जवाब देना चाहूंगा। आएंगे पहले उनकी बात आ जाए। हाँ। अभी दीजिएगा। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि इनको तमाम शिकायतें थी। जयंत चौधरी का अलायंस हुआ हमारी पार्टी से, दोनों की फोटो आई साथ, तभी कह देते भैया कोई दिक्कत है, तब कुछ नहीं बोले। जब ये लग गया कि छोटी पार्टी है और जनाधार बचाने के लिए आपने हमेशा कहा कि सत्ता के पास रहना पड़ेगा, समझ गए सिर्फ यही वजह है, पार्टी बचानी है तो सत्ता के पास रहना पड़ेगा और चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों से भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप एक बात मनवा कर वहां गए होते कि एमएसपी पे कानून बना लो तो आपका जाना जस्टिफाइड। ऐसा ही ओपी राजभर 17 जातियों का समायोजन करा के गए होते, तब भी जाना जस्टिफाइड था। आप अपनी मांगों को मनवा कर पहले ओपी राजभर का आज समायोजन हुआ है, उसके बाद जाति देखेंगे, पहले अपना समायोजन करें। आज तो उनका हो पाया, ठीक है, अपना समायोजन कर लें, अपना समायोजन कर लें, लेकिन जो डिमांड आपकी पार्टियों की रहती है, जैसे इनकी पार्टी कहती है हम किसानों की पार्टी, तो भाई किसानों वाला जो एमएसपी वाला मामला है उसको तय करा लीजिए, बैठ के कहिए कि अमित शाह साहब इसको तय करिए, हमारे हैं मंत्री। जब सरकार के भागीदारी बनोगे अंदर से तो मंत्री अपने आप बनाए जाओ। ये अजीब बात हो रही है कि कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि मंत्री, हमारे पास 7 विधायक है, दल बदलू कानून लगा नहीं, सातों साथ में लेके जा रहे हैं, अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से कर नहीं रहे हैं। तो कौन सी पिछली इतिहास चिल्ला चिल्ला कर गवाही देता है कि अंदर से समर्थन किया तो मंत्रालय में जाएंगे। अब यहाँ बीजेपी बड़ी चालाक, एहसान बहुत बड़ा कर दिया, लोग आपको मंत्री बना दिया। हाँ, एमएलसी दे रहे हैं, आपकी पर्याप्त 33 विधायक चाहिए, नहीं है तो अच्छी बात, एक समर्थक के लिए एक अलायंस में ऐसा करना चाहिए। हमने भी ऐसा किया, ये कोई एहसान नहीं था, दोस्ती थी। हमने कहा भाई आप नहीं तो ठीक है, तारिक खान मैं आ रहा हूं, मैं एक सेकंड एक छोटी स्टेप में रविंद्र पटेल से ले लूं, प्रशांत जी के पास चलूंगा। ये भाई अखिलेश यादव ने अगर राज्यसभा भेजा तो बीजेपी ने आरएलडी को एक एमएलसी दे दिया, उस पर्याप्त संख्या ना होते हुए भी मामला यहाँ बराबर हो गया। रविंद्र पटेल जो वो कह रहे थे, तारिक खान उस पर क्या काउंटर करना चाह रहे करिए, फिर मैं प्रशांत जी के पास चलूंगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर, इतना अहंकार देखिए, अखिलेश जी का अहंकार तो 7वें आसमान पे होना स्वाभाविक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उनके प्रवक्ता का अहंकार ये है, वो जयंत चौधरी पे टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को राज्यसभा भेज दिया। अरे शर्म करो, 47 पार्टी के विधायक वाली पार्टी हो, है 110 पे 11 पहुंचे तो वो किसान आंदोलन और राष्ट्रीय लोकदल की देन थी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जयंत चौधरी आ गए हैं, पश्चिम की फिजा बदल गई है। अरे शर्म करो, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सही थे या आप सही हो। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष सही थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जयंत चौधरी हमारे साथ आ गए हैं, और पूरी दुनिया ने देखा कि जयंत चौधरी के आने के बाद क्या हालात हुए, और पूरी दुनिया ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अगर 2019 में कहीं कमजोर पड़ी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो उसके भी सूत्रधार आदरणीय जयंत चौधरी और हमारी पार्टी थी, इसको नकारा नहीं जा सकता। और आज भारतीय जनता पार्टी उसी चीज को सुधार रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2019 वाला घटनाक्रम फिर से हो जाए। तो हर आदमी अपने आप को दुरुस्त और मजबूत करना चाहता है। तारिक भाई, अहंकार ठीक नहीं है, 47 से आपकी सही पहचान 50 पार की नहीं है। और मैं बता दे रहा हूँ, 2000 जब 27 में चुनाव होगा तो अगर यही आंकड़े रहेंगे तो 2 दर्जन जिस दिन विधायक बना लोगे ना, हमारी आपकी उम्र अभी कम है, मिलेंगे
2027 में 2 दर्जन विधायक नहीं होंगे आपके पास? नहीं, 2 दर्जन कम हो गया, 2 दर्जन कम हो गया, थोड़ा बढ़ाओ, 2 दर्जन तो कम है। अरे सर 2 दर्जन ना होंगे, 2 दर्जन ना होंगे, कैसी बात कर रहे हैं सर? हम लोग सियासत परिवार से हैं, सियासत करते हैं, समझते हैं। अहंकार देख रहे हैं इनका अहंकार देखिए। अरे 47 ले गए, जयंत चौधरी ले गए, वही जनता ही सबसे अहंकारी तो है, ये अहंकार तो है। अरे आप जयंत चौधरी पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनका यूथ का अध्यक्ष कर रहा है, उनका प्रवक्ता कर रहा है, बात हम कर रहे हैं। आप जयंत चौधरी को सबक सिखा रहे हैं। आप जैसे न जाने कितने नेता आए और गए, इसमें भी अहंकारी है। क्या बात करते हो आप चौधरी? ठीक भाई, दोनों लोगों को भी 1 मिनट के लिए रोकूंगा, पर 1 मिनट के लिए रोकूंगा, पर दोनों लोगों को रोकूंगा, दोनों लोगों को। भाई आप एक बात बताइए, ये जब भी कोई नया एलआई आता है तो स्वाभाविक है जिस गठबंधन में शामिल होता है उसके आने से कहा ही जाता है भाई ये आए हैं, हमको मजबूती मिलेगी। गठबंधन की तो बेसिक कर्टसी है, बेसिक प्रोटोकॉल है। खैर प्रशांत पटेल जी, इसकी एक व्याख्या ये की गई कि भाई राजभर नोनिया चौहान दलित आरएलडी की तरफ से और पश्चिम में ब्राह्मण चेहरा, ये एक पूरा पश्चिम दोनों को साधने की कोशिश और दूसरा जातीय समायोजन को दुरुस्त करने की कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले। प्रधान जी। अमिताभ जी, ये तो देखिए विश्लेषण जो है आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक करेंगे, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, तो हम सबको, सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी समाज को लेकर के चलते हैं। और अमिताभ जी, जब से जयंत जी हमारे साथ हैं तो विपक्ष के साथियों द्वारा ये लगातार ये बात कही जाती है कि उन्होंने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी। तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि स्वर्गीय चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो हमारा पूर्ववर्ती जो पार्टी थी जनसंघ उनका भाग था उनकी सरकार का। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी 1983 में बनी, उसके बाद भी एनडीए बना था वाजपेयी जी के नेतृत्व में। उस समय उस एनडीए के संयोजक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी थे, उनकी क्रांति दल हुआ करती थी। तो जब भाई चौधरी चरण सिंह जी हमारे साथ थे, उनको हमारे एनडीए के संयोजक थे, जो आज एनडीए के पार्ट में श्री जयंत सिंह जी आए हैं, तो उनके सिद्धांतों की तिलांजलि कहाँ हो गई? श्री अजीत सिंह जी हमारे वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, उसके बाद 2009 में भी गठबंधन में हमारे साथ रहे, 5 सांसद इनके जीते, फिर अलग अलग कारणों से अलग अलग दलों में गए। तो ऐसा सिद्धांत ये कहा जाए कि अजीत जयंत सिंह जी ने सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी, ये बात गलत है। देखिए स्वर्गीय चरण सिंह जी को जितना जयंत जी जानते होंगे उतने तो मैं या रविंद्र पटेल या ये तारिक भाई तो नहीं जानते होंगे। वो उनकी गोद में खेले हैं, उनके क्या सिद्धांत, उनके पार्टी क्या सिद्धांत तो अच्छे से जानते हैं। और वो ये बातें कहना, ये चीजें गलत है। थोड़ा उनको इतिहास को अवलोकन करना चाहिए। इतिहास में जो चीजें हैं वो नहीं बिगड़ेंगी। पहले भी हमारे उनके साथ सिद्धांत मिलते रहे, समय है, पार्टियां उनका अपना अच्छा बुरा देखते हैं, अपने अपने समय पर अलग अलग उन्होंने गठबंधन किया और हमारे साथ आ गए। ये कहना गलत है कि उन्होंने सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी। नहीं, पहले तो देखो इसी बात पर विवाद, मुंडे मतिर भिन्ना के बड़े चौधरी साहब के सिद्धांत क्या थे? वो कांग्रेस के विरोध में रहे, उन्हें वो कांग्रेस से शुरू किए राजनीतिक जीवन, फिर कांग्रेस के विरोध में आए, फिर कांग्रेस के साथ आ गए, फिर कांग्रेस के खिलाफ आ गए। राजनीति तो प्रवाहमान है, कोई जड़ता वाली चीज थोड़ी ना है। सब घूम टहली रहे हैं, चरण सिंह जी भी घूमे टहले। मुझे उनका एक भाषण याद है, उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी आई 77 में तो बिजली के खंबे से बांध के इंदिरा गांधी को कोड़े लगवाऊंगा। क्या सरकार आ गई, गृह मंत्री हो गए। फिर एक स्थिति ऐसी आई कि जयंत चौधरी के पहले जन्मदिन था, शायद पहला ही था, 1 ही साल के हुए थे, उसमें इंदिरा जी को घर पे बुला लिया चरण सिंह जी ने, क्या और फोटो खिंचाई। तो ऐसा नहीं, सब ठीक है, राजनीति है, राजनीति में चलेगा। नावेशिको तक आवाज जा रही है मेरी? जी आवाज आ रही जी नावेशिको। फिर हम मूल बात पर लौटते हैं। ये विस्तार 80 लोकसभा सीट का जो अखाड़ा शुरू होने वाला है, जो चुनावी महासमर शुरू होने वाला है, उसको कैसे और कितना प्रभावित करेगा? बीजेपी को क्या प्लस हो सकता है इन चेहरों से, और विपक्ष को क्या माइनस हो सकता है इन चेहरों से? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ये बड़ी सफलता इसलिए मैं कहूँगा पॉलिटिकल लिहाज से, क्योंकि इंडिया गठबंधन जब बिखर रहा था, टूट रहा था,
तो तमाम लोग ये कह रहे थे कि आप लोग उनके टूटने बिखरने और तमाम डिस्प्यूट्स की चर्चा करते हैं, लेकिन एनडीए में भी इस तरह के खतरे होंगे, उनकी भी चर्चा कीजिएगा। हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग चर्चा करेंगे। और उत्तर प्रदेश के बड़ा राज्य है, यहाँ बहुत सारे इनके भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं। इनकी निगोसिएशन, इनकी कहीं ना कहीं दबाव और इनके कुछ डिस्प्यूट सामने आ सकते थे और आते हैं। ये एक आम बात होती है किसी भी गठबंधन में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुत मजबूत है, इसलिए इनको दबाव में नहीं लाया जा सकता है। छोटे दल नहीं ला सकते कि उसकी खुद की मेजोरिटी है, बड़ी ताकत है। लेकिन ये आसार इससे पहले के पैदा होते, जयंत रूठ जाते आने से पहले, ओम प्रकाश राजभर लगातार इस तरह के बयान दे रहे थे, वो कोई हरकत कर लेते, अखिलेश यादव से मिल लेते, मायावती के पास चले जाते, फुटेज चलने लगता, एक माहौल जो एक धारा में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट पे चल रहा है, उसके खिलाफ एक माहौल पैदा हो जाता। तो उस तरह के कोई चुनाव से पहले भाजपा एनडीए के खिलाफ अब माहौल यूपी में फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि राजभर जी को काबू में कर लिया गया है। जयंत चौधरी, जैसा आपने कहा कि अनुशासित है वो नेता, और वो उनके साथ आ गए, जितना उन्होंने चाहा उससे ज्यादा मिल गया। बाकी तारा सिंह चौहान तो उनके पार्टी का हिस्सा है, लेकिन जातीय समीकरण बन गया है, क्षेत्रीय समीकरण बन गया है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, इस तरह के सवाल भी अब नहीं उठेंगे। आचार संहिता कुछ दिनों के बाद लग जाएगी। तो अभी जिस तरह से एक माहौल विपक्ष का गड़बड़ाया था, वैसा एनडीए का फिलहाल यूपी में नहीं गड़बड़ाया, और बहुत ही तरीके से और सलीके ने भाजपा ने सबको साथ लिया, अपने साथियों को। ये एक फायदेमंद साइन है, इस बात को मानना पड़ेगा। रविंद्र पटेल, एक चर्चा चल रही थी कि जयंत बाबू अपनी पत्नी को, चारू को लड़वा देंगे चुनाव, खुद राज्यसभा रहेंगे, पत्नी लोकसभा। खबरें भी चली, लेकिन उन्होंने टिकट दिया राजेंद्र सागवान को, अपनी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, राजकुमार सागवान, राजकुमार सागवान को, अपनी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, पुराने वफादार को। और राजभर टाइप ऑफ पॉलिटिक्स जो है, उससे भी उन्होंने अपने को दूर रखा जयंत चौधरी ने। नहीं कि जहां बात करनी है वहां बात करो, बाकी शांत रहो और अपना काम करो। मुझे लग रहा है कि इंडिया में जब जयंत चौधरी थे तो वो कुछ बातें तीखी बोल गए थे। वो आज तक उनका पीछा करने के मैं आदमी हूं, चवन्नी नहीं। मुझे लग रहा है एनडीए में आने के बाद वो ये समझ गए कि बोलो कम, बातें कम, काम ज्यादा। नारा तो संजय गांधी का था, लेकिन जयंत चौधरी ने भी समझ लिया। जी नहीं सर, ऐसा है, ये जब का ये वाकया है, ये मैं जिस संदर्भ में चौधरी साहब ने इस बात को कहा था, जिस तरीके से 2022 के इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने 23 में या 24 में नहीं कहा सर, उन्होंने 2022 इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने इस बात को कहा था कि कुछ अन्य थोड़े ही हूँ। जब आदरणीय अमित शाह जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे और कह के कि जयंत जी गलत जगह चले गए हैं, तब उन्होंने कहा था, 2022 की बात है सर ये, और तब के संदर्भ में वो बात ठीक थी। और 2024 में जो घटनाक्रम हुए सर, इस बात को समझना होगा कि हम चाहते थे कि हम उस चीज को करें, लेकिन जो 2024 में जिस तरीके से मैंने अपनी बात को कही, मैं एक विंग का प्रदेश अध्यक्ष हूं, हम लोग ने भी निवेदन किया कि चौधरी साहब क्या हालात हो गए हैं हमारे। अब कुछ कह दूंगा टीवी चैनल पे तो उस बात का बतंगड़ बन जाएगा। जिला अध्यक्ष जो हमारे घटक के जिला अध्यक्ष थे, हम फ्रंटल अध्यक्ष प्रदेश के 75 जिला 18 मंडल हमारे कार्य क्षेत्र में है, और उनका घटक का जिला अध्यक्ष हमें कोहनी लगाता था। तो ये हालात थे, कम से कम यहाँ तो ये चीज नहीं है। और दूसरी बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि आदरणीय जयंत चौधरी जी समझदार और पढ़े लिखे आदमी है और खानदानी लोग हैं। ठीक, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, उन्हें पता है। और एक बात सर और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इस बात को जरूर आप कहीं कोट करिएगा कि आदरणीय जयंत चौधरी जी पे आरोप लगता था, हमारी पार्टी पे आरोप लगता था कि ये बाहर से आयातित नेताओं को महत्व देते हैं और कुछ और तरह तरह के रुपए पैसे का खेल चलता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी ईमानदारी से, कल से ही मैं इतना गदगद हूँ, मैं स्वयं इतना गदगद हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला,
लेकिन मैं गदगद हूं कि आदरणीय डॉक्टर राजकुमार सांगवान जैसे एक ईमानदार कार्यकर्ता को, चंदन चौहान जैसे एक कार्यकर्ता को, योगेश नौहार जैसे एक कार्यकर्ता को जयंत चौधरी जी ने मौका दिया। और उतना ही नहीं, मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे और भी नाम हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिनसे जयंत चौधरी ने समय समय पे काम लिए हैं और उन्हें आज वो मौका दे रहे हैं, वो आगे आए। अनिल कुमार जी हमारी पार्टी के अकेले दलित विधायक हैं, लेकिन जयंत चौधरी असली पीडीए के समर्थक हैं। जयंत चौधरी ने पिछड़ा दलित, और वो जयंत चौधरी जी की चलती तो अशरफ अली को भी मंत्री बनवा देते, उनका भी नाम चल रहा था। लेकिन राजनीति में गठजोड़ में कुछ चीजें आगे पीछे होती हैं, तो पीडीए के जो समर्थक हैं वो जयंत चौधरी जी। ठीक, हाँ इतना तो है कि जयंत चौधरी ने गुड्डू जमाली टाइप ऑफ पॉलिटिक्स से तो परहेज किया। उन्होंने 4 लोगों को अवसर दिया, 2 लोकसभा में, 1 विधान परिषद में, 1 मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश में नॉमिनेट किया। चारों उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही अवसर दिया। ये एक अच्छी बात है, पार्टियों में ऐसा ही होना चाहिए। पैराशूट आने से पार्टियों में जो ढांचा है नीचे का वो उसमें कसक आती है, उसमें बिखराव आता है। रविंद्र पटेल जी, नहीं रविंद्र पटेल बात हुई थे, तारिक खान साहब, मसला यही कि चरण सिंह के सिद्धांतों को छोड़ दिया राष्ट्रीय लोकदल ने, आपने कहा, या आप समाजवादी कह भी रहे इस बात को, लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है। 10 वर्ष चरण सिंह जी के 2 चेले मुलायम सिंह जी और लालू जी हैं के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चली 10 वर्ष। लालू जी तो उसमें शामिल ही थे, क्या चिट्ठी मुलायम सिंह जी की भी लगी थी, दोनों चरण सिंह के चेले थे, क्या भारत रत्न दे सकते थे? नहीं। कर्पूरी जी को जब मिला तो लालू जी ने कहा कर्पूरी जी तो हमारे गुरु है। तो मैंने कहीं कहा था कि अरे गुरु को याद नहीं रखे जब सरकार में थे? नहीं, तब ये सवाल तो उठेगा ना। नहीं, मुलायम सिंह यादव के करियर को शेप देने में चरण सिंह की बड़ी भूमिका थी। नहीं, तारिक खान, जब उनको भारत रत्न दिया गया, दोनों लोग, चाहे ठाकुर साहब को चाहे चरण सिंह साहब को, तो ये तो समाजवादी नेता थे वो, और ये समाजवादियों की पुरानी मांग थी। इस चीज को भी स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने कहा कि ये बहुत अच्छा निर्णय है और इसका स्वागत होना चाहिए। अब कोई सत्ता में है, भागीदारी है सत्ता की, तो सत्ता उसके हाथ में तो नहीं। जैसे ये राजभर साहब ने कहा कि जब अपना प्रदेश बना लेंगे तब सारे निर्णय खुद। तो अगर आप सत्ता के भागीदार हैं तो कह सकते, तो डिमांड तो ये पुरानी थी, अब उन्होंने नहीं दिया वो अलग की बात है। लेकिन जिस भी सरकार ने आकर दिया तो उसका किसी ने विरोध तो नहीं किया, कहा ये अच्छी बात है, ठीक है, देना चाहिए, वो उसके हकदार थे। उन्होंने ऐसे काम किए, ऐसे निर्णय लिए किसानों के लिए, वो चाहे उनका पुराना निर्णय हो जो जमींदारी कानून को खत्म कराने वाला काम हो, तो ऐसे कामों के लिए वो जाने जाते हैं। उसमें उनके सम्मान में कोई कमी नहीं है, उनका सम्मान उतना ही बराबर है। लेकिन फिर से वही बात घूम के आ गई कि अगर किसानों के वो नेता थे, आज किसानों की जो समस्या है उसको टेबल पे बैठकर आरएलडी ने, बीजेपी से सत्ता जिसके पास है, मैं नहीं कहता कि इनके हाथ में। अच्छा ठीक है तारिक खान साहब, ठीक है, वो तो ठीक ही है जो, लेकिन एक छोटा सवाल पूछूं मैं प्रशांत जी के पास, जो समय कम है। सतपाल मलिक लड़ रहे हैं चुनाव, खबर आई थी कि अखिलेश जी ने उनसे बात की है कि चाचा हिम्मत करो और लड़ जाओ अब की अलीगढ़ से, लेकिन वो कुछ कुनमुना आ रहे हैं, कह रहे ना यार ऐसा ना फंस जाऊं। नहीं, अखिलेश जी को लगता होगा कि भाई सतपाल मलिक को लड़ा देंगे तो ये मैसेज जाएगा कि जाट हमारे साथ भी है, ऐसा नहीं कि जयंत के साथ चले गए। तारिक खान, नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, अगर वो तैयार हो जाएंगे तो उनको लड़ा दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं। और जाट किसके साथ हैं? अब जाट पूरा अगर जयंत साहब के साथ चला जाता या है या चला जाएगा, इसको मान लिया जाए, तो इसका टेस्ट तो चुनाव में ही होगा, और वोट कितना कौन पाया इससे होगा। और जाट पूरा इनके साथ है, किसान अगर है इनके साथ,
तो इनको मिलनी चाहिए 6-7 सीटें, जो इनका अधिकार बनता है। जिस हिसाब से ये विधानसभा लड़े थे, मगर 2 ही सीट मिली इनको, तो मुझे लगता है कि ये लेस पे कॉम्प्रोमाइज की है, मगर सत्ता में एक अलग किस्म का चुंबक होता है। ठीक तारिक खान, ठीक। अब अभी रुक जाओ भाई, मैं प्रशांत जी के पास चलूंगा। एक बात ओम प्रकाश राजभर ने अच्छी की, कई बार ओम प्रकाश जी बड़ी व्यवहारिक बात कह देते हैं, पाखंड से दूर। उनने कहा भैया 2, 4, 6 सीट लेके हारने से अच्छा है एक लड़ो लेकिन जीत जाओ। इसी बात में ओम प्रकाश राजभर की मुझे वजन नजर आया कि मान लो आपको 10 सीट भी दे दे कोई, क्या बोले ये 10 लड़ेंगे और 10 हार गए, हैं घर गांठ से पैसा और खर्च हुआ। 2 सीट मिली, 2 MP हो गए आपके, जय हो गई। ये भी एक राजनीतिक उसमें एक ये भी साइकोलॉजी है। प्रशांत पटेल, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, ये सारे समीकरण दुरुस्त। अब 80 में 80 वाला जो लक्ष्य है कहां तक पहुंचा है और कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, हमारी 80 में से 80 सीटें तय हैं, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जो कील काटे थे वो भी दुरुस्त कर लिए गए हैं। पश्चिम से लेके पूरब तक पूरे सब जगह कार्यकर्ता जो उसमें सभी लोग साथ में हैं। बाकी लोग जो 2-3 सांसदों वाली पार्टियां हैं जो बड़े बड़े दावे कर रही हैं, वो अपना देखें कि उनका क्या हालत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई इस तरह संशय वाली स्थिति नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए में भी 2-3 दल और शामिल होने वाले हैं एक सप्ताह के अंदर। जब चुनाव घोषित होगा संभवतः 10 तारीख के बाद 14-15 के आसपास, तब तक 2-3 दल और जो हमारे छोड़ कर गए थे वो भी साथ आएंगे। और मजबूती के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया कि एनडीए 400+ और भारतीय जनता पार्टी 370+, उस नारे को हम करके दिखाएंगे। ये भी बस 2 महीने की बात है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। होता क्या है कि अगर उड़द की दाल खाने से रात में तकलीफ रहे तो आदमी समझदार आदमी मान लेता है भाई रात में उड़द की दाल नहीं खाएंगे, अब है ना, रात में मूंग की खाएंगे। मैं हैरान हूं विपक्ष से इस बात से। तारिक बाबू सुनना, 2014 नावेद आप भी सुनना भाई, 2014 का जनवरी का महीना था, दिल्ली में हल्की ठंड थी, नहीं तेज ठंड थी। 24 अकबर रोड के बाहर पत्रकार जमा थे, मणिशंकर अय्यर निकले, उनसे पूछा गया कैसा रहेगा चुनाव, क्या उनने कहा वो चाय वाला चुनाव लड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पार्टी के अपने दफ्तर के बाहर एक रेडी लगवा देते हैं। क्या भाजपा के ज्ञान चक्षु जागृत हुए, उनने पूरे देश में चाय पे चर्चा कर दी, बोलो जय श्री राम, हो गया काम और ये आगे सरकार में। तो क्रेडिट गोज टू मणिशंकर अय्यर जी। इसीलिए मैंने 14 में कहा था भाजपा से कि 11 किलो मोतीचूर के लड्डू मणिशंकर अय्यर घर भिजवाओ और 1 बुके, आपको जिताने में उनका योगदान है। उसके बाद 19 में खुद मैदान में उतरे राहुल जी, उनने कहा चौकीदार चोर है। ये भाजपा वालों का फिर एंटीना जागृत हुआ, इनने देश भर में कैंपेन शुरू कर दिया, मैं भी चौकीदार। 14 से ज्यादा सीटें जीत के 19 में आ गए। अब लालू जी ने सोचा, तारिक भाई, लालू जी ने सोचा कि सारे क्रेडिट कांग्रेसी लेंगे क्या, मणिशंकर अय्यर और राहुल जी, मैं भी वयोवृद्ध नेता हूं विपक्ष का, मैं पीछे रह जाऊं। उन्होंने ललकार दिया कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है। भाजपा ने फिर उसके ज्ञान चक्षु जागृत हुए, उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया है मोदी का परिवार। मैं समझ नहीं पा रहा, रात में उड़द खाई, रात भर कूदे दर्द में, अब कटोरा भर भर के फिर उड़द खा रहे हो रात में। गजब बात है। आपने जब भी नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत आक्षेप किया वो बूमरैंग साबित हुआ। बूमरैंग मतलब पलट के आप पर आ जाए। इतना तो मुझे लगा था कि शायद अब वो गलती नहीं दोहराएगी विपक्षी राजनीति, लेकिन उस मंच पर गलती दोहरा दी। और अखिलेश जी वो क्या कह रहे हैं, भाजपा ने कैंपेन चलाया मोदी का परिवार। अखिलेश जी को उसमें
उनको लगा कि मैं भी अपनी थोड़ी आहुति डालूं, ऐसा ना हो कि लालू जी को सारा क्रेडिट मिल जाए। तो उन्होंने उसमें कह दिया कि मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया। ऐसी टिप्पणियां, ये मणिशंकर अय्यर स्कूल ऑफ थॉट वाली टिप्पणियां हैं। ये तो छोड़िए कि कटरोए के योगी मंत्रिमंडल का विस्तार और राजभर मंत्री बने के दारा सिंह बने, बड़े फलक पर देखिए आप ऐसे इस रणनीति के साथ चुनाव में जाएंगे। आपने 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा, कितने चुनाव तो आप देख चुके हैं, उनके परिणाम सामने हैं, लेकिन विपक्ष ने रणनीति नहीं बदली। आज मैं देख रहा हूं ये राजा क्या कह रहे हैं, मैं राम का एनिमी हूं, दुश्मन, और भारत माता जय भी नहीं मानता, जाओ जिससे कहना हो कह दो। कौन है ये राजा, इनकी क्या हैसियत है? 2G का मुकदमा प्रशांत को पता होगा, अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, खारिज नहीं हुआ, जिसमें ये राजा अभियुक्त है। वो कह रहे हम राम के दुश्मन हैं। गजब बात है। अरे भाई, दुश्मन भाजपा के रहोगे कि राम के हो जाओगे डायरेक्ट? राहुल जी क्या कह रहे, जय श्री राम बोलो और भूखे रहो, भूखे मरो। कैसी भाषा है, कैसी भाषा बोली जा रही है? मानसिक संतुलन तो ठीक रखना चाहिए नहीं? भाजपा के साथ आप दो हाथ करिए, लेकिन आप राम के साथ भी दो हाथ करेंगे क्या? और ऐसे मूर्ख राजनेताओं के लिए तो फिर देश में क्या टिप्पणी आएगी? इतनी उत्तेजना क्यों है? अयोध्या में राम मंदिर बना, इससे इतनी उत्तेजना है क्या कि हम राम के दुश्मन हैं? अरे क्या खा के आप दुश्मनी करेंगे राम से? अब इसका पाप किसके सिर आएगा? ये राजा की पार्टी को तो उत्तर प्रदेश में वोट लेना नहीं, लेकिन अखिलेश बाबू को तो लेना है, कांग्रेस को तो लेना है ना तारिक भाई? नहीं, ये राजा को नहीं आना इधर एटा इटा बम। लेकिन आपको तो यही जूझना है ना, कहां जाइएगा, किस किस को सफाई दीजिएगा? ये कुछ विषय हैं जो विषय ये बताते हैं कि विपक्ष के भीतर मानसिक स्तर पर वो तैयारी नहीं जो होनी चाहिए। आप बेहद कम समझदार व्यक्ति से भी पूछिए कि भारत में भगवान राम को अभद्र शब्द कहने से चुनावी लाभ हो सकता है क्या? सब कहेंगे नहीं भाई, पागल हो क्या, डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। फिर वो कौन लोग हैं? ये मणिशंकर अय्यर की बिरादरी के लोग हैं। अच्छा, बाकी सबको छोड़ो, जब राहुल जी भी खुद ये कह रहे कि जय श्री राम बोलो भूखे मरो, तो फिर राजा को क्या रोए? यह विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने उठाया। राजन चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बाकी दलों के बीच में हो रहा है। भगवान राम तो पर्चा नहीं भर रहे ना, तो उनको अपनी कुंठित मानसिकता से अलग रखिए। आपकी उनके प्रति श्रद्धा नहीं, ठीक बात है। भगवान राम के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग अगर मोहब्बत की दुकान है तारिक भाई, तो ऐसी मोहब्बत की दुकान भारत को मंजूर नहीं। तत्काल बंद करिए ऐसी दुकान। आप क्लेम करते हैं ना कि हम मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं नवेच को, तो अगर नवे आप वहां नफरत की दुकान बाजार में ये आपकी मोहब्बत की दुकान है, तो इस दुकान को बंद कर दीजिए। आप भाजपा से नहीं लड़ रहे, आप राम से लड़ने चल दिए। देश ये स्वीकार नहीं करेगा मित्र। आप और राजभर लड़िए, अच्छी बात है। आप और जयंत चौधरी लड़िए, अच्छी बात है। भाजपा कांग्रेस लड़े, अच्छी बात है। जय पराजय होती रहेगी, लेकिन राम सबके हैं। और मैं तो हैरान हूं, ये वही पार्टियां हैं जो पहले कहती थी कि राम केवल भाजपा के नहीं, राम हमारे भी हैं। जब राम आपके भी हैं, तो आप ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कि हम राम के दुश्मन हैं और जाके ऐलान कर दो। कहां किस भाषा शैली से आप देश में संबोधित करना चाहते हैं जनता को? चिनगारी का खेल बुरा होता है मित्र। अटल जी ने कहीं लिखा था, कभी लिखा था कि चिनगारी का खेल बुरा होता है। चुनाव आएंगे जाएंगे, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके साथ चिपक जाएंगी, पैवस्त हो जाएंगी, ये नहीं हटेंगी, भारत के मन से नहीं हटेंगी, भारत के हृदय से नहीं हटेंगी। धन्यवाद।